सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज़ रोहित कुमार। तो आज हम बात करेंगे आज का जो सबसे प्रमुख एडिटोरियल्स हैं या आप कह सकते हैं कि संपादिका, ये स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022। आज आप देखेंगे इसमें कि स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट के माध्यम से किस प्रकार का सलाह दिया गया है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022। साथ में हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और फिर हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य के बारे में। ये तीनों जो है हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022। चर्चा करते हैं। सबसे पहला चर्चा में क्यों है? चर्चा में होने के कारण है कि हाल में खाद्य और कृषि संगठन, आप सभी को पता होगा कि खाद्य एंड कृषि संगठन जिसे आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 का संस्करण जारी किया गया। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि हमारी जो संस्था है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है खाद्य और कृषि संगठन, उन्होंने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया है कि हमारे देश के अंदर में या फिर विश्व के अंदर में खाद्य से संबंधित कृषि खाद्य प्रणाली की व्यवस्था कैसी है ना। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खाद्य और कृषि संगठन है वो हर साल प्रत्येक वर्ष जो है आपको स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कैसे आखिर हमारी कृषि खाद्य प्रणाली में ऑटोमेशंस कैसे लाया जाए। ऑटोमेशंस का तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। मतलब आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। कृषि को बेहतर और आसान बनाने के लिए मैकेनाइजेशंस लाया जाए, ट्रैक्टर की व्यवस्था की जाए, खाद्य प्रणाली की व्यवस्था की जाए, हर तरीके से वो मशीनरी की व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से कृषि जो है आसान हो जाए। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है और नीति निर्माताओं को लाभ को अधिकतम करने तथा जोखिम को कम करने के लिए सिफारिश करने की बात की गई है। तो ये कृषि, ये इसलिए ये चर्चा में है कि भाई इस बार जो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें किस चीज़ों पर बात की गई। सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में भिन्न भिन्न तकनीकियों की बात की गई है, प्रतिनिधित्व और उसकी घनत्व की बात की गई। उन्होंने कहा है कि उस रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा कि 27 केस स्टडीज़ किए गए, टोटल 27, दुनिया भर में 27 केस स्टडी किए गए, 27 आप कह सकते हैं कि इवेंट्स देखे गए और उसमें ये देखा गया कि 27 सेवा प्रदाताओं में केवल 10 की स्थिति फायदेमंद और आर्थिक रूप से टिकाऊ है। सारे जो केस स्टडी किए गए, जो देखे गए, उसमें ये महसूस किया गया या देखा गया, समझा गया कि भाई 10 की स्थिति सिर्फ फायदेमंद है और ज़्यादातर लोगों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई हमें कृषि को अपडेट करने की ज़रूरत है, हमें किसानों के लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं उसे मुहैया करवाने की आवश्यकता है, तभी हम खाद्य में आत्मनिर्भरता हम ला सकते हैं। और आत्मनिर्भरता सिर्फ किसी पर्टिकुलर देश की नहीं हो सकती, ये विश्व की पूरी मानव जाति के लिए प्रश्न चिन्ह सा बन जाता है ना। एक योगदान के माध्यम से आप देखिएगा कि प्रति 1000 हेक्टेयर कृषि की अगर हम बात करें, प्रति 1000 हेक्टेयर कृषि योग्य जो भूमि होती है जिस पर कृषि किया जा सकती है, धान, गेहूं, चावल, जौ, मक्का जो है
किसी प्रकार की जो फसल है, उगाने वाली जो योग्य भूमि होती है, उस योग्य भूमि पर देखा गया कि ट्रैक्टरों की संख्या के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो क्षेत्रों में मशीनरी की दिशा असमान प्रगति है। जितना होना चाहिए वैसा नहीं है ना। असमान प्रगति, अनइक्वल की बात की जाती है कि भाई जितना 1000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में ट्रैक्टर की व्यवस्था, मशीनरी की व्यवस्था, थ्रेशर की व्यवस्था है ना होनी चाहिए, वो उतना नहीं है। सर्वे के माध्यम से ये देखा गया। फिर देखा गया कि भाई उत्तरी अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ओशियान्स, उच्च आय वाले जितने भी देश हैं 1970 के दशक तक ये काफ़ी अधिक यांत्रिकित थे, काफ़ी मैकेनाइज्ड थे। लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देश में अगर देखा जाए तो मशीनरी की स्थिति अभी भी आपको बहुत, जैसे भारत को ही ले लो ना, भारत में पंजाब हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो भारत के ज़्यादातर जो कृषि योग्य भूमि वाले जो राज्य हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, झारखंड हुआ, या आप कह सकते बंगाल हुआ। अभी भी मैकेनाइजेशन जो है, मशीनीकरण जो है कि उस स्तर बहुत ही निम्न है इन राज्यों के अंदर में, आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और कोई ओशियानिया, वो इस उच्च वाले देश को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जो देश हैं निम्न मध्यम वाले, उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। विशेष रूप से उसकी बात किया जाए कि उप सहारा अफ्रीका की, अब देखो अफ्रीका की स्थिति बहुत दयनीय है। अब अफ्रीका के ज़्यादातर देश जो हैं उनकी स्थिति दयनीय है। वहाँ पर सीमित संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव है, कृषि का अभाव है, देश और उनके बीच में ऑटोमेशंस के प्रसार में व्यापक असमानता देखा गया है। जितना होना चाहिए उतना वहां पर नहीं है ना। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट करता है, पता होना चाहिए आपको। लेकिन भारत की खुद ऐसी स्थिति है कि भारत के लोग जो है मैकेनाइजेशन में अभी भी पीछे। 2005 की कहानी ले लेते। 2005 में क्या था कि जापान में 1000 हेक्टेयर पर कृषि योग्य भूमि था, उसमें 400 से अधिक ट्रैक्टर हुआ करता था। वहीं पर अफ्रीकन कंट्री ले लो, अफ्रीका में आप घना की बात करते हैं, घना में ये 1000 अगर हेक्टेयर वाले उपजाऊ भूमि है उस पर मात्र 4 ट्रैक्टर था। अब बताइए कितनी असमानता है, मैकेनाइजेशन की कितनी कमी है। तो खाद्य में तो प्रॉब्लम आएगा ना, जितनी खाद्य का उत्पादन चाहिए उतनी खाद्य का उत्पादन नहीं होगा क्योंकि व्यवस्था नहीं है ना। उसी प्रकार से उप सहारा अफ्रीका में मानव और पशु शक्ति पर कृषि क्षेत्र अधिक निर्भरता के कारण उत्पादक जो वहाँ की जो प्रोडक्शन है या उत्पादकता है वो सीमित है कि भाई मनुष्य कितना कर लेगा, मानव कितना कर लेगा काम, है ना। उसका तो लिमिट होता है, क्षमता है भाई, लेकिन क्या मशीन की कोई क्षमता होती, क्या असीमित क्षमताएं होती हैं। तो मशीनीकरण के माध्यम से हम उत्पादन अधिक कर सकते हैं। तो इसमें जो है रिपोर्ट के माध्यम से काफ़ी सुझाव भी दिया गया और सुझाव में ये कहा गया कि एग्रीकल्चर ऑटोमेशन नीति लाना पड़ेगा और एग्रीकल्चर ऑटोमेशन नीति के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणाली के टिकाऊ और लचीलापन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मतलब आप विश्व के अंदर में जितने भी उपजाऊ क्षेत्र हैं जहां पर कृषि योग्य भूमि है वहां पर चाहिए कि उस देश के उस प्रतिनिधि को, उस देश के जो गवर्नेंस को चाहिए कि भाई उस कृषि योग्य भूमि पर एक बेहतर प्रणाली और एक लचीलापन आपकी एग्रीकल्चर ऑटोमेशन नीति के माध्यम से और भी बेहतर उत्पादकता बनाया जाना चाहिए ताकि खाद्य में कमी ना हो, है ना। तो ये चीज़ें पर बात करने की कहा जा रहा है। नीति निर्माताओं को श्रम प्रचुर क्षेत्रों के संदर्भ में भी ऑटोमेशन पर सब्सिडी देने की आवश्यकता है। भारत के अंदर में भी किसान क्रेडिट कार्ड और तरह तरह की बहुत सारी व्यवस्था की है, लेकिन इससे मशीनरी चीज़ें तो खरीदी नहीं जा सकती बहुत सारे, तो उस पर सब्सिडी दे ताकि किसान जो है सक्षम हो खरीदने में। एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की वजह से ऐसे क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां ग्रामीण श्रमिक प्रचुर मात्रा में होने के साथ मजदूरी कम है आपका। नीति निर्माताओं को ये भी चाहिए कि भाई ऑटोमेशन को अपनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। संक्रमण की स्थिति के दौरान नौकरी खोने की अधिक जोखिम वाले कम कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। तो ये सारा व्यवस्था अगर होगा, ये सारी चीजें होंगे, तभी जो है कृषि को बेहतर किया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है ना। ये ऐसी बातें कही जा रही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम भी जान लेते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन है क्या, जिसको आप FAO कहते हैं या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का एक आप कह सकते हैं हिस्सा है, संस्था है यूनाइटेड नेशन का। FAO बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का।
तो एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, आप सभी को पता होगा, और भूखमरी की समस्या को समाधान करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ये वैश्विक रूप से ये पहल अपनी तरह तरह की योजनाएं और तरह तरह की व्यवस्थाएं लेकर वो आती है। प्रत्येक वर्ष जो है 16 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ना। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है हर 16 अक्टूबर को। यह दिवस एफएओ की स्थापना की वर्षगांठ की याद में, जब एफएओ की स्थापना हुई थी उसी साल 16 अक्टूबर को हुई थी, उसी की याद में विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से ये एक माना जाता है, जिसकी अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात किया जाए या फिर कह सकते हैं कि इसकी मुख्यालय की बात किया जाए तो आपका रोम में है। रोम जो है इटली में है ना, स्थित है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष में भी इसमें शामिल है। ऐसी संस्था बना रखा है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अब एक चीज समझने वाली बात है कि आपने कहा कि जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने कई ऐसे सारे पहल चलाए हुए, तो एक पहल में से सबसे महत्वपूर्ण है विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। या ये देखिए, इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है सर, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इसमें से विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली किसकी पहल, किसकी शुरुआत है, तो एफएओ की शुरुआत है। विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नजर कौन रखता है, एफएओ रखता है आपका। एफएओ और डब्ल्यूएचओ के खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मामले के संबंध में आपका कोडेक्स एलिमेंट्रीज आयोग सीएसी की उत्तरदायी है, आपका एफएओ के पहले। खाद्य और कृषि के लिए प्लॉट जेनेटिक रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में एफएओ ने 31वें सत्र में अपनाया था। तो ये सारे पहल किसका है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और ये प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है, मेंस में इस तरीके के पॉइंट को आप कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ी सी हम ये भी जान लेते हैं कि फ्लैगशिप पब्लिकेशन कौन कौन करता है एफएओ के द्वारा। जैसे वैश्विक मत्स्य पालन एग्रीकल्चर स्थिति किसके द्वारा, एफएओ के द्वारा। विश्व में वनों की स्थिति एफएओ के द्वारा। विश्व वैश्विक खाद्य सुरक्षा को और पोषण की स्थिति एफएओ के द्वारा, है ना। खाद्य और कृषि की स्थिति एफएओ के द्वारा, और कृषि कॉमोडिटी बाजार की स्थिति एफएओ के द्वारा। तो ये प्रमुख पहल है, ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन जारी की जाती है एफएओ के द्वारा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में आपके प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित एडिटोरियल्स और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ जो आपके एग्जाम में बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से आपको।